हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12 का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका लास्ट ईयर का यानी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर था, जो कि सैंपल क्वेश्चन पेपर था, वो हमने डिस्कस किया था। आज हम 2022 का जो आपका प्रश्न पत्र है यानी क्वेश्चन पेपर है, उसे हम डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके जो प्रीवियस क्वेश्चंस होते हैं या क्वेश्चन पेपर होते हैं, उनके बेसिस पे ही आपका जो बोर्ड का एग्जाम का पेपर होता है वो बनता है। तो जितने भी क्वेश्चंस यहाँ कराए जा रहे हैं सारे इम्पोर्टेंट हैं। आपको इनको ध्यानपूर्वक सुनना है और इसे नोट डाउन भी करना है। तो बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं अपने क्वेश्चन पेपर को। तो बच्चों, आज हम जो प्रश्न पत्र है 2022, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो 2022 में पेपर आया था उसकी जो है इंस्ट्रक्शंस, उसमें जो निर्देश थे वो क्या क्या थे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है क्वेश्चन पेपर का पहला यानी फ्रंट पेज है 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है। इसमें आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई है। तो पहले हम इन इंस्ट्रक्शंस के बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें इंस्ट्रक्शंस दी गई है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें लिखा गया है कि जो आपका ये क्वेश्चन पेपर है ये 8 पेजेस जो है इसमें है, यानी 8 प्रिंटेड पेज है। देन जैसे कि आप जानते हैं ये क्या है, थ्योरी का एग्जाम है, थ्योरी का पेपर है, सैद्धांतिक जो है प्रश्न पत्र है। तो पहला जो है आपको यहाँ पे समय दिया गया है। आपको इस प्रश्न पत्र को पूरा करने में 3 घंटे का समय दिया गया है। अगर हम पूर्णांक की बात करें यानी मैक्सिमम मार्क्स की बात करें, तो ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। अब हम इसमें दिए गए निर्देशों के बारे में बात करते हैं। तो जो इसका पहला पॉइंट है वो है, इस प्रश्न पत्र में कुल 30 प्रश्न हैं। यानी जो ये क्वेश्चन पेपर है इसमें 30 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो अनिवार्य है, जरूरी है, आपको करने हैं, कंपलसरी है। सेकेंड है, प्रश्न संख्या 1 से 8 तक प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। यानी अगर हम प्रश्न संख्या 1 से 8 की बात करें तो सारे के सारे प्रश्न 1 अंक के हैं, यानी 1 मार्क्स के हैं। प्रश्न संख्या 9 से 18 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। अगर हम 9 से 18 की बात करें, प्रश्न संख्या 9 से 18, तो सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। प्रश्न संख्या 19 से 27 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन नंबर 19 टू 27 की बात करें तो सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, मतलब हर एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है। तथा प्रश्न संख्या 28 से 30 तक प्रत्येक प्रश्न 5 का है। और इसी तरीके से अगर हम 28 से 30 जो क्वेश्चंस हैं उनकी बात करें तो ये सारे क्वेश्चन 5 मार्क्स के हैं, यानी 5 मार्क्स के। अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। तो सेकेंड पॉइंट दिया गया है, प्रश्न संख्या 1 से 4 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। अब आपको ये कहा गया है कि 1 से 4 तक के जो क्वेश्चंस हैं, जो कि 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, ये सारे बहुविकल्पीय यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा या आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके आपको 4 आंसर दिए जाएंगे, 4 विकल्प दिए जाएंगे, उनमें से सही विकल्प आपको छांटना है। इनमें प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें क्या किया गया है, हर एक क्वेश्चन के लिए उत्तर के रूप में 4 आपको विकल्प यानी ऑप्शंस दिए गए हैं। सही विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए और आपको क्या करना है, सही विकल्प चुनना है और अपने आंसर शीट यानी उत्तर पुस्तिका पे लिखना है। प्रश्न पत्र में समग्र पर कोई विकल्प नहीं है, तथापि 2 अंकों वाले 2 प्रश्नों में
3 अंकों वाले 3 प्रश्नों में तथा 5 अंकों वाले सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प प्रदान किए गए हैं। यानी ये कहा गया है कि जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें अगर आप ओवरऑल देखें क्वेश्चन वाइज तो आपको कोई विकल्प नहीं दिया गया। यानी कि ऐसे नहीं कहा गया कि क्वेश्चन 2 या 3 कीजिए, क्वेश्चन 8 या 10 कीजिए, इस तरीके से आपको ऑप्शंस नहीं दे रखे, ठीक है। या क्वेश्चन 20, 21 है, इनमें से कोई एक कीजिए, इस तरीके का कोई भी विकल्प नहीं दिया गया है। लेकिन 2 मार्क्स की यानी 2 अंकों के 2 प्रश्नों में 3 अंकों के जो 3 प्रश्न हैं और 5 अंकों के जो जितने भी प्रश्न हैं सब में आंतरिक विकल्प दिए गए। यानी कि अगर हम बात करें 2 मार्क्स के क्वेश्चन की तो आपका 2 मार्क्स के क्वेश्चन 9 से 18 के बीच में है। तो इसमें कोई 2 प्रश्न यानी जैसे कि आप मान लीजिए कि 10वां प्रश्न और 15वां प्रश्न दिया गया है तो उन दोनों प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिया गया। यानी प्रश्न नंबर जो आपका 10 है उसमें एक क्वेश्चन दिया जाएगा अथवा दूसरा क्वेश्चन। तो उन दोनों क्वेश्चन में से यानी प्रश्न संख्या 10 में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 में से कोई एक क्वेश्चन करना है। इसी तरीके से 15 अगर 15वें क्वेश्चन में आपको आंतरिक विकल्प दिया गया है तो उसमें आपको 15वें क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिए गए होंगे, उनमें से आपको सिर्फ एक क्वेश्चन करना है। इसी तरीके से 2 मार्क्स वाले में 2 क्वेश्चन, 3 मार्क्स वाले में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 वाले में सारे के सारे क्वेश्चन इसी तरीके से दिए। अब 5वां जो पॉइंट है, कैलकुलेटर के उपयोग की अनुमति नहीं है। यानी आपको कैलकुलेटर का उपयोग नहीं करना है, आप कैलकुलेटर का किसी भी तरीके से उपयोग नहीं कर सकते। 6ठी है, जहां आवश्यक हो आप निम्नलिखित भौतिक नियतांकों के मानों का उपयोग कर सकते हैं। यानी अगर जहां भी आपको जरूरत पड़ती है, आपको कुछ कांस्टेंट वैल्यूज दी गई है, फिजिकल कांस्टेंट वैल्यूज दी गई हैं, उनका आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे आपको c की वैल्यू दी गई है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, h प्लैंक कांस्टेंट 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड, e यानी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19 कूलम, म्यू नॉट की दी गई है 4 पाई × 10⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यानी बोल्ट्जमैन नियतांक के बराबर 1.381 × 10⁻23 जूल पर केल्विन, एवोगाड्रो संख्या यानी एवोगाड्रो कांस्टेंट Na 6.02 × 10⁻23 पर मोल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दी गई है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन की सहति, न्यूट्रॉन की संहिता यानी जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है वो आपको दिया गया है, Mn 1.67 × 10⁻27, Me की वैल्यू दी गई है 9.1 × 10⁻31 यानी आपको इलेक्ट्रॉन का मास दिया गया। तो ये आपके इंस्ट्रक्शन है। इसी तरीके से इंग्लिश में भी दिए गए हैं। नोट पहला है, देयर आर इन ऑल 30 क्वेश्चंस इन दिस क्वेश्चन पेपर, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। यानी इस क्वेश्चन पेपर में 30 क्वेश्चन है और सारे के सारे क्वेश्चंस करना कंपल्सरी है यानी आवश्यक है। दूसरा है, क्वेश्चन नंबर 1 to 8 कैरी 1 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 9 to 18 कैरी 2 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 19 to 27 कैरी 3 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 28 to 30 कैरी 5 मार्क्स ईच। यानी 1 से लेके 8 तक के जो क्वेश्चन है 1 to 8 है वो सारे 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन है यानी 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। वहीं 9 से 18 वाले 2 मार्क्स के यानी 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 19 से 27 वाले 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, 28 से 30 वाले 5 मार्क्स के क्वेश्चन। थर्ड है, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी 1 से 4 तक के क्वेश्चन जो है वो बहुविकल्पी यानी मल्टीपल चॉइस है। हियर 4 ऑप्शंस आर गिवन इन ईच क्वेश्चन, राइट द करेक्ट आंसर या करेक्ट ऑप्शन इन योर आंसर बुक। यानी आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से आपको एक
जो ऑप्शन है उसे चूज करना है और अपनी जो उत्तर पुस्तिका है या आंसर शीट है या आंसर बुक है उसमें आपको उस आंसर को लिखना है. There is no overall choice in question paper. However, an internal choice has been provided in 2 questions of 2 marks, 3 marks of 3 questions of 3 marks, all questions of 5 marks each. You have to attempt only one of the given choices in such questions. यानी आपको पूरे प्रश्न पत्र में किसी भी तरीके का ओवरऑल चॉइस नहीं दी गई है. आपको कुछ क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइसेस दी गई है, जैसे कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन में दो ऐसे क्वेश्चंस दिए गए हैं, 2 प्रश्न ऐसे हैं जो कि चॉइस वाले. इसी तरीके से 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में है, तीन क्वेश्चन ऐसे हैं जो 3 मार्क्स के हैं और जिनमें क्या है इंटरनल चॉइसेस है. इसी तरीके से 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है उनमें सब में चॉइस है और आपको इन चॉइसेस के अकॉर्डिंग ही इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है. यूज ऑफ कैलकुलेटर इज नॉट परमिटेड, यानी कैलकुलेटर के यूज नहीं करना है आपको, इसका कोई परमिशन नहीं है, आपको किसी भी तरीके से कैलकुलेटर का उपयोग नहीं करना है. यू मे यूज द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ फिजिकल कांस्टेंट वेयर एवर नेसेसरी, यानी आपको इनमें से कोई भी फिजिकल कांस्टेंट का आप यूज कर सकते हो जब भी आपको जरूरत पड़े. जैसे c की वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, h है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड, E यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19 कूलम, म्यू नॉट बराबर 4 पाई × 10⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पेयर. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यानी K 1.381 × 10⁻23 जूल पर केल्विन. एवोगैड्रो नंबर Na 6.02 × 10⁻23 पर मोल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.67 × 10⁻27. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg. तो ये आपका जो है इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं आपके क्वेश्चन में. अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को. तो हमारा जो है आज का पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, यानी हु डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन. आपको ये बताना है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की. पहला ऑप्शन है थॉमसन, दूसरा है रदरफोर्ड, तीसरा है चैडविक और चौथा है सोमरफेल्ड. अगर हम बात करें न्यूट्रॉन के डिस्कवरर की, तो जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन जो कि आपका पार्टिकल है, ठीक है, न्यूट्रल पार्टिकल होता है आपके एटम का, जो कि जो आपका एटम होता है उसके न्यूक्लियस में होता है. जो आपका अणु होता है उसका जो नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, उसमें आपको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलते हैं. तो प्रोटॉन आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन आपका न्यूट्रल होता है, यानी इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है. तो इसको जो डिस्कवर किया वो चैडविक ने किया. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है, यानी आपको ये बताना है चुंबकीय फ्लक्स होता है यानी मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, उसकी एसआई यूनिट क्या है ये आपको बताना है. फर्स्ट है वेबर, दूसरा है टेस्ला, तीसरा है हेनरी, चौथा है फैराडे. तो अगर हम बात करें मैग्नेटिक फ्लक्स की, इसकी बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर हम बात करते हैं, जिसे हम फाई से डिनोट करते हैं, तो आप ये जानते हैं इसकी जो यूनिट होती है वो वेबर यानी WB होती है. यानी जो आपका ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी वेबर है. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की. तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, यानी आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. अब अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वेव की बात करते हैं यानी EM वेव की बात करें, तो आप ये जानते हैं जो EM वेव्स होती हैं वो किस से बनी होती है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, जो कि आपस में परपेंडिकुलर होते हैं.
ठीक है, यानी इन दो प्लेन में जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड जिस प्लेन में वाइब्रेट करती है वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। और आप ये जानते हैं कि जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ये इन दोनों की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल करती है या गमन करती है या वाइब्रेट करती है। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर हम बात करते हैं तो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर देना है। पहला आपका ऑप्शन है एक्स रे, दूसरा है गामा रे, तीसरा है इंफ्रारेड और चौथा है आपकी बीटा रे। अब अगर हम बात करें एक्स रे की, गामा रे की और इंफ्रारेड रे की, तो ये तीनों आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं। वहीं अगर हम बीटा रे की बात करें तो बीटा रेज जो है ये आपको रेडियो एक्टिव मेटल में जो है बीटा एमिशन जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आप पढ़ते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो यानी जो आपका बीटा रेज है ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। तो आपका जो ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो बीटा रेज यानी ऑप्शन 4 बीटा रे है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आपका जो अगला प्रश्न है वो ये है, श्रेणी क्रम में संयोजित C1 तथा C2 धारिता के दो संधारित्रों की प्रभावी धारिता C के लिए व्यंजक है, यानी द एक्सप्रेशन फॉर द इफेक्टिव कैपेसिटेंस C of two capacitor of capacitance C1 and C2 combined in series is, यानी आपसे ये कहा गया है कि जो टोटल कैपेसिटेंस या इफेक्टिव कैपेसिटेंस है जिसे हम C कहते हैं किसी दो कैपेसिटर की, जो कि C1 और C2 है, ठीक है, आपको ये बताना है अगर वो C1 और C2 कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड हो यानी श्रेणीबद्ध तरीके से अगर जुड़े हैं तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो। यानी आपसे ये कहा गया है कि जो आपके दो कैपेसिटर है वो कुछ इस तरीके से जुड़े हैं, ये C1 है ये C2 है। आपको बताना है कि इसके जो कंबाइंड कैपेसिटेंस या इफेक्टिव कैपेसिटेंस है यानी प्रभावी धारिता जो है वो क्या होगी, यानी आपको C की वैल्यू निकालनी है इस केस में। अगर हम बात करें C1 और C2 कैपेसिटर की, क्योंकि ये श्रेणीबद्ध तरीके से जुड़े हैं इसलिए हमें इसका फॉर्मूला निकालना है, ये फॉर्मूला बताना है। तो जब भी जो कैपेसिटर होते हैं उनकी जब हम बात करते हैं वो किस में कनेक्टेड है या सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसके लिए फॉर्मूला हमें देखना है। तो इसके लिए आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है C = C1 + C2, दूसरा है 1/C बराबर 1/C1 + 1/C2, तीसरा है C बराबर C1 × C2, चौथा है 1/C बराबर 1/C1 × 1/C2। अगर हम बात करें C बराबर C1 + C2, तो ये जो है जब भी आपके कैपेसिटर पैरेलली कनेक्ट होते हैं तो उसका फॉर्मूला जो होता है वो C बराबर C1 + C2 होता है, यानी आप डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं। वहीं अगर हम बात करें ऑप्शन सेकंड की, तो ऑप्शन सेकंड जो है वो शो करता है कि इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या होगी जब भी आपके जो कैपेसिटर हैं, संधारित्र हैं, वो सीरीज यानी श्रेणीबद्ध तरीके से आपस में जुड़े होंगे। तो जो आपका ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सेकंड होगा, यानी 1/C बराबर 1/C1 + 1/C2। अब आपका अगला प्रश्न है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? What do you mean या what do you understand by internal resistance of a cell? यानी जो सेल होता है उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, ये आपको बताना है। अगर हम बात करें किसी भी जो आपके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं, यानी जो आपके इलेक्ट्रिक सर्किट विद्युत परिपथ के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, चाहे आपका सेल हो, चाहे आपके वायर्स हो, ठीक है, चाहे आपका बल्ब हो, तो ये जो सब है, चाहे रेजिस्टर हो, रेजिस्टर रेजिस्टेंस के लिए यानी प्रतिरोध जो होता है वो प्रतिरोध के लिए
हम लगाते हैं। तो जितने भी इक्विपमेंट्स हम लगाते हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हम किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट यानी विद्युत परिपथ पे लगाते हैं, ये सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं इनकी अपनी रेजिस्टेंस भी होती है, जिसे हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी जो उनकी आंतरिक, जिस चीज से वो बने हैं, उसके कारण जो रेजिस्टेंस या प्रतिरोध उत्पन्न होता है, किसमें? विद्युत धारा के प्रभाव में, यानी इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में जो रेजिस्टेंस इन कंपोनेंट्स के जो इंटरनल मटेरियल्स हैं उनके कारण होता है। तो ऐसे जो रेजिस्टेंस होते हैं उन्हें हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम सेल की बात करें, जो सेल होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं जो सेल होता है, सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होती है। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट होती है, जब भी करंट इससे फ्लो करता है, धारा इससे प्रवाहित होती है, तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध जो है देता है या प्रतिरोध उत्पन्न करता है जब भी इससे विद्युत धारा प्रवाह करती है। तो इस तरीके का जो रेजिस्टेंस होता है, जो कि सेल के इलेक्ट्रोलाइट के कारण होता है, इसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल या आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इसके आंसर की, तो इसका आंसर आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट इनसाइड द सेल टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट is called the internal resistance of the cell। यानी अगर हम आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें, तो ये वो रेजिस्टेंस यानी वो प्रतिरोध है जो कि सेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रोलाइट उत्पन्न करता है जब भी विद्युत धारा उससे प्रवाहित होती है। और ऐसे रेजिस्टेंस को या ऐसे प्रतिरोध को हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल कहते हैं, यानी सेल का आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल के अंदर विद्युत अपघट्य द्वारा इसके माध्यम से विद्युत धारा में प्रवाह को दिया जाने वाला प्रतिरोध सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, लॉरेंस बल क्या है, इसके लिए व्यंजक लिखिए। यानी आपको ये बताना है कि लॉरेंस बल या लॉरेंस फोर्स क्या होता है, इसके लिए आपको व्यंजक यानी कि एक्सप्रेशन बताना है कि इसके लिए एक्सप्रेशन क्या होगा। अब अगर हम लॉरेंस फोर्स की बात करें या लॉरेंस बल की बात करें, तो ये वो बल होता है जो किसी भी चार्ज पार्टिकल या कोई भी चार्ज पार्टिकल है उस पे लगता है जब वो मूव करता है किसी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में। यानी जब भी कोई पार्टिकल इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा होता है किसी वेग से या किसी वेलोसिटी से, तो लॉरेंस फोर्स क्या होता है? लॉरेंस बल एक ऐसा बल है जो किसी चार्ज पार्टिकल पे लगता है जब भी वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, ठीक है, किसी वेलोसिटी से v से। तो उस पे जो बल लगता है उसे हम लॉरेंस फोर्स कहते हैं। अब अगर हम लॉरेंस फोर्स की बात करें, तो लॉरेंस का जो फोर्स है वो, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों इसमें इन्वॉल्व है, तो लॉरेंस फोर्स F बराबर होता है आपका QE प्लस QV। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, Lorentz force, the force exerted on a charged particle Q moving with velocity v through an electric field E and magnetic field B। यानी लॉरेंस फोर्स क्या है? एक ऐसा बल है जो कि किसी भी आवेश पर या आवेशित कण पर लगता है जो कि v वेग से मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ई पे जो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, गमन कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है या मोशन कर रहा है। द एंटायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स F ऑन द चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड लॉरेंस एंड इज गिवन बाय F बराबर QE प्लस QV इंटू B। तो जो आपका लॉरेंस फोर्स होता है, ठीक है, जो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो चार्ज पार्टिकल पर या जो आवेश है
उस पे जो फोर्स लग रहा है उसे हम लॉरेंट्ज फोर्स कहते हैं, लॉरेंट्ज बल कहते हैं। और इसको F बराबर QE प्लस QVB से जो है, ये जो है इसका एक्सप्रेशन है या फॉर्मूला है, इससे इसको जो है दर्शाया जाता है, लिखा जाता है। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा को परिकलित कीजिए। कैलकुलेट द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। तो आपको क्या दिया गया है, 1 ग्राम सब्सटेंस है, तो इसका एनर्जी इक्विवेलेंट यानी जो इसका ऊर्जा समतुल्य होगा वो क्या होगा, ये आपको बताना है। अब आपको यहाँ पे m की वैल्यू दी गई है 1 ग्राम यानी 1 ग्राम। क्या दिया गया है, 1 ग्राम आपको दी गई है वैल्यू। अब हम जानते हैं E बराबर mc² होता है। अब अगर हम बात करें m की वैल्यू हमें 1 ग्राम दी गई है, तो 1 ग्राम को आप कैसे लिख सकते हैं, अगर हम इसे, आप इसे लिख सकते हैं 10⁻³ तो ये आपका 10⁻³ स्पीड यानी c² को हम लिख सकते हैं c² को लिख सकते हैं 9 × 10⁻16, क्योंकि आप जानते हैं c की वैल्यू क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 × 10⁻16 आ जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 9 × 10⁻13 जूल। तो ये आ गया आपका 1 ग्राम का एनर्जी इक्विवेलेंस। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है, आपका जो अगला प्रश्न है वो ये है, N प्रकार तथा P प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहकों के नाम बताइए। यानी N टाइप और P टाइप सेमीकंडक्टर्स में आपको ये बताना है कि बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन से होंगे। Give the name of majority charge carrier in N type and P type semiconductor। अब अगर हम बात करते हैं N टाइप सेमीकंडक्टर की, तो N टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं यानी बहुसंख्यक आवेश जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वहीं अगर हम P टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें तो P टाइप सेमीकंडक्टर में जो आवेश होते हैं या मुख्य आवेश जो होते हैं वो होल्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, होल्स होते हैं। तो N टाइप में आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, P टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आपके होल्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, इन अ P टाइप सेमीकंडक्टर the majority charge carrier are the holes, whereas in the N type semiconductor the majority charge carrier are the free electrons। P टाइप सेमीकंडक्टर में बहुसंख्यक आवेश वाहक छिद्र होते हैं यानी होल होते हैं, जबकि N टाइप सेमीकंडक्टर में अधिकांश आवेश वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन हो। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो आपका अगला क्वेश्चन है वो ये है, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्रयुक्त संकेतों का अर्थ बताते हुए लिखिए। राइट द फॉर्मूला फॉर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल पोजीशन ऑफ अ इलेक्ट्रिक डायपोल गिविंग द मीनिंग ऑफ द सिंबल यूज्ड। और ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है। आपको क्या करना है, आपके पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, उसके एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ई की क्या वैल्यू होगी, ये आपको निकालना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये आपका इलेक्ट्रिक जो है डायपोल है, -q +q ये चार्जेस है और इनके बीच की जो दूरी है वो आपकी 2a है। अगर हम डायपोल की बात करें तो वो P है और इस डायरेक्शन में। अब इसके एक्सिस में यहाँ पे एक पॉइंट है, Q के कारण, -q के कारण इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इस डायरेक्शन में है, इसे हम E - q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
और लेफ्ट साइड में जो लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका जो इफेक्ट पड़ रहा है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, जिसे हम EQ लिख सकते हैं। इस पॉइंट को हम P मान लेते हैं और इसके मिड पॉइंट यानी डायपोल के मिड पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी R है। अब हम ये जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्लस Q के कारण जो है वो है KQ अपॉन, आप यहाँ पे देख सकते हैं R, ठीक है, R माइनस जो है A होगा, R माइनस A। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे। हमने पहले प्लस Q के लिए माना, तो प्लस Q के लिए पूरा R है आपका, P से लेके इस पॉइंट तक, मिड पॉइंट तक। हमने क्या किया, A माइनस किया, इसलिए हमारी जो डिस्टेंस आई वो R माइनस A आई। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस Q के कारण KQ हो जाएगी। और डिस्टेंस की हम बात करें, ये R है पूरा, P से लेके मिड पॉइंट तक A। अब अगर हम नेट E जो है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है E प्लस Q माइनस E माइनस Q के। प्लस Q की वैल्यू है KQ अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर। E माइनस Q की वैल्यू जो है वो है KQ अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। आप ये जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो आपकी K इंटू जो आपका चार्ज है अपॉन जो चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस होता है उतना जो होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट होता है। तो इस तरीके से आपका जो है इसे आप सॉल्व करेंगे। अब इसमें हम KQ को बाहर ले लेंगे, 1 अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। KQ बाहर आ जाएगा, R माइनस A R प्लस A का होल स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा आपका R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर। R प्लस A को आप खोल देंगे तो R प्लस A हो जाता है R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2RA, ये आप जानते हैं। दूसरा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2RA अपॉन R माइनस A इंटू R प्लस A हो जाता है R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इसे आप सॉल्व करेंगे आगे, तो जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा E बराबर KQ 4AR अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब हम इसमें K की वैल्यू जो है K जो आपका है उसको हम बाहर रखेंगे, Q को भी बाहर रखेंगे और अंदर से हम 4A को बाहर निकाल देंगे। तो 4KQA बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा R अपॉन R रेज़्ड टू पावर 4 माइनस 2AR प्लस A4। इसमें क्या किया है आपने, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाई है और इसे एक्सपेंड कर दिया इस तरीके से। अब आपका 4KQA R अपॉन R4 माइनस 2AR प्लस A रेज़्ड टू पावर 4 जो है, हम क्या करेंगे 4 को 2 इंटू 2 में स्प्लिट कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 2QA R अपॉन R रेज़्ड टू पावर 4 माइनस 2AR प्लस A रेज़्ड टू पावर 4 आ जाएगा। या हम ये कह सकते हैं E बराबर 2QA जो है आपका डायपोल मोमेंट होता है जिसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये P आ जाएगा यहाँ पे इंटू R अपॉन R4 माइनस 2AR प्लस A रेज़्ड टू पावर 4। अब हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है इसे R4 रख देते हैं, तो हमारे पास E बराबर हो जाएगा 2KP R अपॉन R रेज़्ड टू पावर 4, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को जो है
R4 रखा है, तो E की वैल्यू जो आ गई है वो 2kp इंटू 1/r⁻³ आ गई। तो ये इसकी वैल्यू आ गई है। अब हम लिखते हैं E बराबर 2kp 1/r³ इंटू E कैप। अब E कैप क्या है, ये हमारा यूनिट वेक्टर है, ठीक है। अगर हम E कैप की जगह P कैप ले लें, तो आप ये जानते हैं कि P वेक्टर P कैप बराबर आपका P कैप जो है बराबर वेक्टर P के हो जाएगा। तो ये आपका E बराबर 2k/r³ P हो जाए। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, आज हमने जो आपका क्वेश्चन पेपर है 2022 का, उसके कुछ क्वेश्चंस देखे। आई होप आपको वो क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, आपने उन्हें ध्यानपूर्वक सुना भी होगा। आपको इनको घर में जाके प्रैक्टिस करनी है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।